हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और आज हम देखेंगे घटनासार करंट ईयरली के समसामयिकी वार्षिकी सेगमेंट से डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी यानी अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी। समसामयिकी वार्षिकी पोर्शन से जो भी सब टॉपिक थे वो सारे कवर हो चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप एक एक करके उन्हें 2 से 3 बार देख लेंगे, आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बाकी इस पोर्शन को कराने का रीज़न भी यही था कि ये वाला पोर्शन आपको ज़्यादा मार्क्स दे सकता है। तो आइए फिलहाल शुरू करते हैं। स्पेस टेक में पहला टॉपिक है गगनयान मिशन का पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसका नाम है IATD-01। ये सफल हो गया है। ठीक है, किया कब है ये टेस्ट? 24 अगस्त 2025 को इसरो ने किया है। फिर इसका उद्देश्य क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं। परीक्षण के दौरान क्या हुआ वो हमारे लिए जरूरी है नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं उद्देश्य। इस परीक्षण का उद्देश्य गगनयान मिशन के समय अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना था। ठीक है, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए यह परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? IATD-01। याद रखिएगा। ठीक है, आगे है इसमें कि इसरो इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले लॉन्च व्हीकल HLVM-3 रॉकेट को तैयार कर रहा है। तो इसरो इंसान को अंतरिक्ष में ले जाने वाले रॉकेट का नाम याद रखना, या लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जो भी आ जाए HLVM-3। ठीक है, HLVM-3 रॉकेट जो है उससे ले जाया जाएगा। बाकी हो सकता है आपको ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन आता है तो हो सकता है आपको PSLV दिख जाए, GSLV दिख जाए, NGLV दिख जाए। तो आपको याद रखना है कौन सा रॉकेट होगा, HLVM-3। फिर है जुपिटर अंतरिक्ष कैमरे का सफल प्रक्षेपण। 26 अगस्त 2025 को इजरायली रक्षा कंपनी है एल्बिट सिस्टम लिमिटेड, इसने नेशनल एडवांस्ड ऑप्टिकल सिस्टम उपग्रह के जरिए अपने उन्नत जुपिटर अंतरिक्ष कैमरे का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यहाँ पर जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा है, हो सकता है आपको यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी दिख जाए, यहाँ पर नासा दिख जाए, इसरो दिख जाए या जाक्सा दिख जाए, लेकिन आपको याद रखना किसने? इजरायली रक्षा कंपनी है एल्बिट सिस्टम लिमिटेड, इसने ये प्रक्षेपण किया है। यह प्रक्षेपण अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा किया गया। ठीक है, रॉकेट का नाम याद रखना। ये जो फॉल्कन 9 रॉकेट है ये किसका है? स्पेस एक्स का है। ठीक है, यह कितने साल के लिए? तो 7 वर्ष के नियोजित मिशन जीवन के साथ 50 सेंटीमीटर भू रिजोल्यूशन प्रदान करता है। तो बेसिकली इतना याद रखना, 7 वर्ष का ये मिशन होगा। जुपिटर अंतरिक्ष कैमरा इजरायली रक्षा कंपनी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। रॉकेट कौन सा था? स्पेस एक्स का फॉल्कन 9 रॉकेट था। ठीक है, आगे देख लेते हैं। दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन क्या है? दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस, इसने दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने में सफलता प्राप्त की है। इसमें है क्या? इस इंजन में अग्निकुल के अग्निबाण रॉकेट का प्रयोग होगा। ठीक है, अग्निकुल का जो अग्निबाण रॉकेट है उसका प्रयोग होगा, जो 300 किलो तक का पेलोड 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जा सकता है। इस इंजन को बनाने के लिए अग्निकुल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ठीक है, अग्निकुल का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है ये IIT मद्रास रिसर्च पार्क में है, जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री है। तो एक तो चीज़ याद रखना आपने कि यहाँ पर आपने देखा कि जो दुनिया का पहला सबसे बड़ा सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है ये कौन बना रहा है? अग्निकुल कॉस्मॉस बना रहा है। ठीक है, और भारत का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन फैक्ट्री कहाँ है? तो ये IIT मद्रास रिसर्च पार्क में है। तो ये जो IIT मद्रास रिसर्च पार्क की बात करें तो 2022 में इसकी शुरुआत टाटा सन्स के चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन और इसरो चीफ है S सोमनाथ ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक, इसने N चंद्रशेखरन और S सोमनाथ ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी 2022 में। फिर 30 मई 2024 को अग्निकुल ने अपने प्राइवेट लॉन्च पैड, अब याद रखना ये जो धनुष है, हो सकता है यहाँ पर आपको दिख जाए कि आर्टिलरी गन है या कोई मिसाइल है या क्या है, तो याद रखना ये जो लॉन्च पैड है क्या है? प्राइवेट लॉन्च पैड। किसका है? अग्निकुल का है। तो अग्निकुल ने अपने प्राइवेट लॉन्च पैड धनुष से अग्निबाण सॉर्टेड को लॉन्च किया था। कब? 30 मई 2024 को किया था, जो भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड था। ठीक है, जो श्रीहरिकोटा में बना है। तो भारत का पहला प्राइवेट लॉन्च पैड जिसका नाम क्या है? धनुष, याद रखिएगा, अग्निकुल का है। अगला है नासा के वेब टेलीस्कोप ने यूरेनस के नए चंद्रमा की खोज की है। ठीक है, क्या है? नासा का जो वेब टेलीस्कोप है, यहाँ याद रखिए ये जो वेब टेलीस्कोप है किसका है? नासा का है। इसने यूरेनस के नए चंद्रमा की खोज की है। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यूरेनस का एक नया 29वां उपग्रह खोजा है, उसका नाम क्या है? S2025U1। क्या है? S2025U1। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना बस ये कि वेब टेलीस्कोप किसका है? नासा का है। अगला टॉपिक है ISS पर नासा के क्रू 11 मिशन का हिस्सा रही हैं लद्दाख की 2 फसलें। ठीक है, ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और अगर हम बात करें क्रू 11 मिशन है किसका, तो ये किसका होगा? नासा का है। अब इसमें लद्दाख की 2 फसलें हिस्सा रही हैं वो देख लेते हैं। लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान में उगाए गए
सीबक थॉर्न और हिमालयन टॉटरी बकव्हीट के बीज अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर नासा के क्रू 11 प्रयोग का हिस्सा हैं। बीज बेंगलोर स्थित भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप प्रोटोप्लैनेट द्वारा प्राप्त किए गए थे। यह मिशन यानी क्रू 11 मिशन जो है ये 1 अगस्त 2025 को फ्लोरिडा से प्रक्षेपित हुआ और 2 अगस्त 2025 को कहाँ पहुंचा? ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया। ठीक है, शुरू कब हुआ था? 1 अगस्त 2025 को शुरू हुआ। इस मिशन का ISS पर 6 महीने का कार्यकाल है जो वहां अनेक वैज्ञानिक प्रयोग करेगा। तो ये जो नासा का क्रू 11 मिशन है बेसिकली 1 अगस्त 2025 को, ठीक है, प्रक्षेपित हुआ था और ये 6 महीने का मिशन है। फिर अगर हम बात करें इसमें कौन कौन शामिल था, तो जेना कार्डमैन है नासा से, वो शामिल है। माइकल फिंके, ये भी नासा से हैं। कीमिया युई, ये जाक्सा यानी जापान की जो एजेंसी है, ठीक है। और ओलेग प्लाटोनोव जो कि रोस्कोमॉस, ठीक है। तो याद रखिएगा 4 जन थे इसमें क्रू 11 में, जेना कार्डमैन, माइकल फिंके, कीमिया युई और ओलेग प्लाटोनोव। बस इतना याद रखना है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। एक बार उद्देश्य देख लीजिए कि इस प्रयोग का उद्देश्य यह परीक्षण करना है कि अंकुरण से पहले बीज अंतरिक्ष तनाव और सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। इतना अगर यूपीएससी का क्वेश्चन होता हो सकता पूछ ले। बाकी इनके लिए यही जरूरी है कि भाई ये जो सीबक थॉर्न है या मतलब किस मिशन के अंतर्गत भेजे गए हैं। तो याद रखिएगा नासा का क्रू 11 मिशन है और इसमें कौन कौन शामिल था। अगला है लद्दाख की सोकर घाटी में मंगल मिशन के लिए होप की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर ये देख लीजिए, ये जो सोकर घाटी है ये कहाँ पर है? लद्दाख में है, ठीक है। वन लाइनर आपका तैयार हो गया। तो इसरो ने 1 अगस्त 2025 को लद्दाख में 10 दिवसीय उच्च ऊंचाई वाले आइसोलेशन प्रयोग का शुभारंभ किया है। कहाँ किया? ये लद्दाख में किया है। और किसने किया है? इसरो ने किया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, लद्दाख के सोकर पास स्थित, ठीक है, मिशन को बेंगलोर स्थित स्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है प्रोटोप्लैनेट ने अमेरिका की मार्स सोसाइटी और महिंद्रा के सहयोग से बनाया है। तो यहाँ पर ये जो सोकर पास स्थित ये जो हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी होप मिशन, ठीक है, इसके लिए किसने? अमेरिका की मार्स सोसाइटी और महिंद्रा के सहयोग से, साथ ही बेंगलोर एक टेक्नोलॉजी फर्म है प्रोटोप्लैनेट जो बेंगलोर में है, उसने मिलकर बनाया है। उद्घाटन किसने किया है? इसरो अध्यक्ष वी नारायणन ने मिशन शुरू होने से 1 दिन पहले इसका उद्घाटन किया था। फिर आगे देख लेते हैं। आगे है स्काई रूट एरोस्पेस ने कलाम 1200 का सफल परीक्षण किया है। तो यहाँ पर ये याद रखना है, जो कलाम 1200 है इसका सफल प्रक्षेपण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। अब देख लेते हैं, इसरो के अनुसार स्काई रूट एरोस्पेस ने अपने ताकतवर कलाम 1200 सॉलिड रॉकेट मोटर का पहला स्थिर परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया है। यह मोटर विक्रम 1 लॉन्च व्हीकल का पहला चरण है, ठीक है। यह अब तक का सबसे लंबा मोनोलिथिक मोटर है जिसे श्रीहरिकोटा के सॉलिड प्रोपेलेंट प्लांट में तैयार किया गया है। ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, इतना याद रखना है। ये जो कलाम 1200 है, ठीक है, सॉलिड रॉकेट मोटर है और इसका प्रक्षेपण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने किया है। फिर आगे देख लेते हैं, इसरो ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का मॉडल पेश किया। कब पेश किया है? 23 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। पहला जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था वो 23 अगस्त 2024 को मनाया गया था। दूसरा जो मनाया गया है वो 23 अगस्त 2025 को मनाया गया है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS-01 का मॉडल पेश किया है इसरो ने। भारत 2028 तक इसका पहला मॉड्यूल अंतरिक्ष में स्थापित करने की योजना बना रहा है। यानी अंतरिक्ष स्टेशन का जो पहला मॉड्यूल है कब तक स्थापित करने की योजना है? 2028 तक, ठीक है। इसरो ने बताया कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के 5 मॉड्यूल कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक कितने मॉड्यूल होंगे? 5 मॉड्यूल कक्षा में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। पहला मॉड्यूल BAS-01 का वजन लगभग 10 टन होगा और इसे पृथ्वी से 450 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थापित किया जाएगा। तो बस इतना याद रखना कि कितनी ऊंचाई पर होगा, ठीक है। कितने मॉडल बनाए जाएंगे, मतलब कितने मॉड्यूल कक्षा में स्थापित किए जाएंगे 2035 तक, और 2028 में पहला जो है वो स्थापित करने की मतलब इसरो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसरो द्वारा 40 मंजिला ऊंचा रॉकेट का निर्माण हुआ है। तो इसरो 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बना रहा है जो 75 टन भार वाले पेलोड को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम होगा। इसरो प्रमुख वी नारायण ने अगस्त 2025 में इसकी घोषणा की, जिसका नाम क्या होगा? सूर्य रॉकेट, ठीक है। तो ये याद रखना, एक तो ये सूर्य रॉकेट है, ठीक है। क्या है? सूर्य रॉकेट है। कौन बना रहा है? इसरो बना रहा है। अब ये कितना लंबाई ऊंचाई सब छोड़ दो, बाकी ये याद रखना कि ये जो 75 टन, ठीक है, 75 टन वाले पेलोड होंगे उन्हें कहाँ पर? पृथ्वी की निचली कक्षा में, वहां पर स्थापित करने में सक्षम होगा सूर्य रॉकेट। तो बस इतना याद रखना।
फिर है इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। तो पहले वन लाइनर ही देख लो कि इसरो द्वारा अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ है। तो कहाँ हुआ ये? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन। किसके द्वारा? इसरो द्वारा। इसकी डिटेलिंग में है कि इसरो ने अरुणाचल प्रदेश के दूर दराज सियोमी जिले के मेचुका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है और यह पहल जो है ये मुस्कान फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। फिर अगर हम बात करें इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में व्यवहारिक अनुभव प्रदान करना। तो ये अप्लाइड पार्ट है, ये आप आसानी से कर लोगे। बाकी याद रखना अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में अंतरिक्ष प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है इसरो के द्वारा और सहयोग किया है मुस्कान फाउंडेशन ने। अगला है स्पेस एक्स के सबसे भारी रॉकेट का सफल परीक्षण हो गया है। तो स्पेस एक्स ने अपना परीक्षण कर लिया है, ठीक है, अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर देख लेते हैं। स्टारशिप दुनिया का सबसे ऊंचा और ताकतवर रॉकेट है और इसकी ऊंचाई 403 फीट है और यह स्टेनलेस स्टील से बना है। इससे ज़्यादा इसमें देखने की ज़रूरत है नहीं। अब याद रखना ये जो स्टारशिप है ये है किसका? तो स्पेस एक्स का। एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेस एक्स, उसका ये रॉकेट है स्टारशिप, ठीक है। अगला टॉपिक है रूस 2036 तक वेनेरा डी शुक्र मिशन लॉन्च करेगा। तो याद रखिएगा ये जो वेनेरा डी है ये है क्या? ये एक शुक्र मिशन है। कौन लॉन्च कर रहा है? रूस कर रहा है। कब तक करेगा? 2036 तक करेगा। अब आगे देख लेते हैं। तो रूस ने अपने नए राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत 2034 से 2036 तक के बीच में वेनेरा डी मिशन के माध्यम से शुक्र ग्रह की खोज में वापसी करेगा। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो शुक्र मिशन है वेनेरा डी, ये कौन लॉन्च करेगा? 2036 तक रशिया लॉन्च करेगा। अगला है आईएसएस पर 18 दिन के प्रवास के बाद शुभांशु शुक्ला की पृथ्वी पर वापसी हुई है। तो कितने दिन रुके हैं ये याद रखना आपने, 18 दिन वहां पर रुके हैं, ठीक है। इंटरनेशनल जो स्पेस स्टेशन है वहां पर कितने दिन रुके हैं? 18 दिन रुके हैं। भारत के अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए चयनित ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला 3 अन्य विदेशी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 18 दिन तक आईएसएस पर प्रवास के पश्चात 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आए। तो आपको याद रखना है कि एक तो कितने दिन रुक कर आए हैं, तो 18 दिन रुक के आए हैं। वापसी कब हुई है? 15 जुलाई 2025 को इनकी वापसी हुई है, ठीक है, पृथ्वी पर। अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सियोम स्पेस के स्पेस एक्स व नासा के सहयोग से ये जो एक्सियोम 4 मिशन था, एक्सियोम 4, ठीक है, किसका था? स्पेस एक्स का था और नासा का। इस मिशन के तहत भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर प्रवास करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने थे। तो ये जो एक्सियोम 4 मिशन था, ठीक है, इसके अंतर्गत गए थे। अब आपको ये 4 भी याद रखना है। जैसे अभी अगर उत्तराखंड का आपने पेपर देखा था, अगर देखा होगा पीसीएस 2025 का, तो उसमें जो करंट का क्वेश्चन पूछा था, एक लॉन्च हुआ था पोयम, हम आगे देखेंगे, तो उसमें वर्जन पूछ लिया था कि भाई पोयम 1 था कि पोयम 2 था, पोयम 4 था, पोयम 5 था, पोयम 6 था। तो आपको याद रखना ये एक्सियोम 4 है, ठीक है। अगला क्या है? हो सकता है आप एक्सियोम याद रखो 4 भूल जाओ, तो एक्सियोम 4 है, वहाँ पर 1 2 3 4 आपको दिखेगा। तो आपको याद रखना है एक्सियोम 4 मिशन के अंतर्गत वो आईएसएस पर प्रवास करने वाले भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं शुभांशु शुक्ला, ठीक है। ये रहने वाले कहाँ के? मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं 40 वर्षीय शुभांशु शुक्ला। और अगर हम बात करें कि भारत की तरफ से यहाँ पर दिया है कि शुभांशु शुक्ला से पूर्व भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर राकेश शर्मा ने, ठीक है, राकेश शर्मा ने 1984 में तत्कालीन सोवियत संघ के सोवियत इंटर कॉस्मोस कार्यक्रम के तहत सोयूज T2 के जरिए अंतरिक्ष की यात्रा की थी और सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर लगभग 8 दिन बिताए थे। तो इतना तो आपको पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं राकेश शर्मा के बारे में, ठीक है। बाकी अभी जो गए हैं शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले हैं। 18 दिन के प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं और डेट क्या थी? 15 जुलाई 2025। मिशन क्या था? एक्सियोम 4 मिशन था, जो कि नासा और स्पेस एक्स का है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। यहाँ पर एक्सियोम स्पेस के इस मिशन के लिए लंबे प्रशिक्षण के पश्चात गए, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, शुभांशु शुक्ला ने एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट के ड्रैगन कैप्सूल के जरिए अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान 25 जून 2025 को भरी थी, ठीक है। तो ये जो आईएसएस पर गए थे, कब गए थे? 25 जून 2025 को, इमरजेंसी वाले दिन गए थे। 25 जून 2025 को गए हैं अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर, ठीक है। और कौन से रॉकेट के जरिए गए? तो ड्रैगन कैप्सूल के जरिए गए हैं। ये जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, इसके ड्रैगन कैप्सूल के जरिए ये वहां पर पहुंचे हैं। इस मिशन में शामिल कौन था? तो नासा की पूर्व अंतरिक्ष यात्री थी पैगी विट्सन और इनके अलावा पोलैंड के स्लावोज उजनास्की और हंगरी के टिबोर कापू इसमें शामिल थे। भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला तथा हंगरी व पोलैंड के ये दोनों यात्री पहली बार ही अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। बाकी पैगी विट्सन जो थी वो एक्सपीरियंस थी, ठीक है।
अब 15 जुलाई को शाम 3 बजे ड्रैगन यान जो है वो प्रशांत महासागर में कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर उतरा। तो ये याद रखना है, ये जो वापसी हुई है 15 जुलाई को वो प्रशांत महासागर में हुई है। कहाँ पर? कैलिफोर्निया के सैन डियागो तट पर उतरा है ड्रैगन यान, उससे इनकी वापसी हुई है। अगला है, रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन से यान प्रक्षेपण संबंधी तकनीक का पेटेंट कराया। तो स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रूस ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस तकनीक के द्वारा रूस अब स्पेस क्राफ्ट को बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सीधे ऑर्बिटल स्टेशन से लॉन्च कर सकेगा। ठीक है, फिर आगे क्या है? रूसी समाचार एजेंसी टास की रिपोर्ट के अनुसार रूस ने इस ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च, तो याद रखना ये जो ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च और रोबोटिक मेंटेनेंस सिस्टम को पेटेंट करा लिया है और यह अपनी तरह की दुनिया की पहली तकनीक होगी। तो अगर क्वेश्चन होगा तो ये वाला होगा कि भाई किसने ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च और रोबोटिक मेंटेनेंस सिस्टम को विकसित किया है? तो याद रखिएगा रूस ने विकसित किया है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्पेस लॉन्च और रोबोटिक मेंटेनेंस सिस्टम, यही जो दो कीवर्ड्स थे वो आपको याद रखने थे, बाकी इसमें इतना कुछ खास है नहीं। ये है EOS-09, ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 09 के प्रक्षेपण का इसरो का 101वां मिशन जो था वो विफल हो गया है। 18 मई 2025 को इसरो द्वारा प्रक्षेपण वाहन PSLV C61 के द्वारा यानी 61 के द्वारा प्रक्षेपित पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-09 मिशन सफल नहीं हो पाया या नहीं हो सका। तो याद रखिएगा क्या हुआ था कि PSLV C61 के द्वारा भेजा गया था, C61 के द्वारा भेजा गया था EOS-09। EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, सॉरी, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, ये भेजा गया था जो कि विफल हो गया। तो याद रखना है कौन सा? PSLV C61 विफल हुआ था। भेजा कौन सा गया था सैटेलाइट? उससे भेजा जा रहा था EOS-09। कब? 18 मई 2025 को। और कौन सी उड़ान थी? 101वीं उड़ान थी ये, 101वीं उड़ान विफल रही है। ठीक है, फिर आगे देख लेते हैं। इससे पहले जो PSLV की जो दो उड़ानें अभी तक अगर हम बात करें, PSLV के 61 मिशन, ये 61वां मिशन था। इससे पहले अगर हम बात करें तो PSLV के सिर्फ 2 मिशन विफल हुए थे इससे पहले। ठीक है, अब ये तीसरा हो गया। तो इसरो का 101वां मिशन भी विफल रहा था और जो 100वां मिशन था, ठीक है, 100वां मिशन हम देख लेते हैं। NVS-02 का GSLV 15 के जरिए 29 जनवरी 2025 को किया गया प्रक्षेपण भी असफल रहा था। जो इसरो का कौन सा मिशन था? वो 100वां मिशन था। ठीक है, तो इसरो के उस 100वें मिशन के तहत NVS-02 को भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करना था। तो ये याद रखना है कि नाविक तंत्र हेतु जो NVS-02 भेजा जा रहा था GSLV 15 के थ्रू 29 जनवरी 2025 को, और वो कौन सा इसरो का मिशन था? 100वां मिशन था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि 100वां मिशन था इसरो का, तो वो भी विफल रहा था। ये बात हो गई। आगे देख लेते हैं। क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के लिए चीन का तियानवेन-2 मिशन लॉन्च हुआ है। अब यहाँ से वन लाइनर फॉर्म में देख लो कि क्षुद्र ग्रह से नमूने एकत्र करने के लिए किसने अपना मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने लॉन्च किया है, तियानवेन-2 नाम है इसका। ठीक है, तियानवेन-2 मिशन को 30 मई 2025 को चीन के सिचुआन में जिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया है। कौन सा रॉकेट है इसमें? लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट का यूज़ किया गया है। ठीक है, बाकी आगे देख लेते हैं। इसरो के सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड आर्टिकल का तीसरा हॉट परीक्षण सफल हो गया है। क्या है? पावर हेड आर्टिकल का तीसरा हॉट परीक्षण सफल हो गया है। इसरो ने 28 मई 2025 को महेंद्रगिरी स्थित प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स में अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल, जिसको फाटा कहते हैं, इसका तीसरा हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किया है। फाटा जो है, ठीक है, फाटा मतलब पावर हेड टेस्ट आर्टिकल इंजन का वह हिस्सा है जिससे थ्रस्ट चैम्बर को छोड़कर बाकी सभी प्रमुख घटक शामिल होते हैं। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन होगा वो UPSC के हिसाब का होगा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखो, एक है SE-2000। SE-2000 क्या है? इंजन है। SE-2000 इंजन इसरो के वर्तमान L110 लिक्विड कोर स्टेज को बदलने के लिए विकसित किया जा रहा है। ये जो SE-2000 इंजन है, ये क्यों विकसित किया जा रहा है? जो L110 लिक्विड कोर स्टेज है उसको बदलने के लिए विकसित किया जा रहा है। ठीक है, यह इंजन लिक्विड ऑक्सीजन और स्पेस ग्रेड केरोसिन पर आधारित है, जो न केवल गैर विषैला है बल्कि ज़्यादा सुरक्षित और कार्यक्षम भी है। किसकी बात हो रही है? ये SE-2000 की बात हो रही है। ये क्या है? ये लिक्विड ऑक्सीजन और स्पेस ग्रेड केरोसिन पर आधारित है। ठीक है, SE-2000। यह नया इंजन LVM-3 लॉन्च व्हीकल, यह नया इंजन LVM-3 लॉन्च व्हीकल की पेलोड क्षमता को 4 टन से बढ़ाकर 5 टन तक करने में सक्षम होगा। अगर ये इंजन आ जाता है तो अभी जो LVM-3 लॉन्च व्हीकल की पेलोड क्षमता 4 है, मतलब 4 टन है, वो कितनी हो जाएगी? 5 टन हो जाएगी। आपको याद रखना है SE-2000 इंजन।
अगला है जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी होंडा ने पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। तो बस इतना याद रखना कि जापानी ऑटोमोबाइल कंपनी है कौन, होंडा। इसने पुनः प्रयोज्य रॉकेट का सफल परीक्षण किया है। पुनः प्रयोज्य मतलब पुनः उसका उपयोग किया जा सकता है, बस। फिर है दिगंतारा ने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। तो दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह, ठीक है, दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किसने किया है? दिगंतारा ने किया है। ये वन लाइनर फॉर्म में पहले आप देख लो, यही वन लाइनर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देश की बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप कंपनी है दिगंतारा। इसने दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है। अंतरिक्ष स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के द्वारा, अब यहाँ पर आपको मतलब कंफ्यूज कर सकते हैं, अगर मल्टी लाइनर में पूछा इन्होंने तो रॉकेट का नाम भी पूछ सकते हैं कि भाई किस रॉकेट के थ्रू गया था। तो स्पेस एक्स का रॉकेट था ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट के द्वारा वेंडनबर्ग कैलिफोर्निया से अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट का सफल प्रक्षेपण किया गया है, ठीक है। तो ये जो पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है इसका नाम क्या है? स्कॉट, यानी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग स्पेस कैमरा, याद रखिएगा। स्कॉट क्या है? ये अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह है जिसको लॉन्च किसने किया है? दिगंतारा ने लॉन्च किया है। और किसके थ्रू? तो स्पेस एक्स का ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट है जिसे वेंडनबर्ग कैलिफोर्निया से भेजा गया है। अब यहाँ पर हो सकता है दे दें कि भाई ये जो श्रीहरिकोटा से भेजा गया है, तो याद रखिएगा ये वेंडनबर्ग कैलिफोर्निया से प्रक्षेपित किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु स्थित एक अन्य अंतरिक्ष स्टार्टअप पिक्सल के 3 फायरफ्लाई उपग्रह स्पेस एक्स के ट्रांसपोर्टर 12 रॉकेट से ही प्रक्षेपित किए गए हैं, जो 30 मीटर मानक से 6 गुना अधिक दक्ष है, ठीक है। फिर चंद्रयान 3 के डेटा पर आधारित चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का पहला विस्तृत भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया गया है। इसमें क्या है कि यह नया मानचित्र चंद्र सतह की स्थलाकृति, गड्ढों के निर्माण और भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। मानचित्र में चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल के आसपास के विविध भूभागों को दर्शाया गया है। आप ये याद रखो कि भाई चंद्रयान 3 जो है, ठीक है, वो कब लॉन्च हुआ था, कैसे लॉन्च हुआ था, वो सारी चीज़ें ज़्यादा जरूरी हैं बजाय इसके। अब यह है इसरो का स्पेडेक्स मिशन पूर्णतः सफल हो गया है। इसरो ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि अर्जित करते हुए बाहरी अंतरिक्ष में 2 छोटे उपग्रहों को डॉक करने, डॉक मतलब जोड़ना और अनडॉक मतलब अलग करना, इस मिशन को पूरी तरीके से सफलतापूर्वक मतलब पूरा कर लिया है, ठीक है। स्पेडेक्स मिशन के तहत इसरो ने 220 किलोग्राम वजन के 2 उपग्रह, एक था SDX-01 जिसको हम चेजर कहते हैं और जो SDX-02 था जिसको हम टारगेट कहते हैं। इनका एक साथ प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C60 के तहत 30 दिसंबर 2024 को किया था। तो ये जो स्पेडेक्स मिशन हुआ था, ठीक है, ये किससे हुआ था? PSLV C60 के थ्रू हुआ था। और अभी आपने देखा जो 61 था वो विफल रहा है, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। इस सफलता के पश्चात दोनों अंतरिक्ष यान यानी SDX-01 व SDX-02 की अनडॉकिंग यानी अलग करना ये 13 मार्च 2025 को सफलतापूर्वक कराया गया है, तो ये याद रखना है। अब आगे क्या है कि भारत का लक्ष्य 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है। कब तक का टारगेट है? 2035 तक खुद का अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है, जिसके लिए जो पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, ये हमने ऊपर देखा था। स्पेडेक्स मिशन के तहत एक और बड़ी उपलब्धि इसरो ने अंतरिक्ष में सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण में केवल 4 दिन में लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की प्राप्ति की है। तो हो सकता है पूछ लें कि भाई लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की जो मतलब अंकुरित कराया गया है वो किस मिशन के अंतर्गत कराया गया? तो याद रखिएगा स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत ये हुआ है। फिर PSLV C60 से भेजे गए पोयम 4, इसी की बात मैं कर रहा था जो पूछा गया था उत्तराखंड PCS में, ठीक है। PSLV C60 से भेजा गया था एक पोयम 4 यानी PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल पर एक CROPS यानी क्रॉप्स कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लैनेट्स स्टडीज पेलोड भी इसरो ने भेजा था। तो एक तो आपने याद रखना ये जो पोयम 4 था ये भी स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत गया था, और ये जो क्रॉप्स था पेलोड ये भी गया था स्पेडेक्स मिशन के अंतर्गत, ठीक है। फिर पालक की कोशिकाओं के विकास का अध्ययन भी इसके तहत किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें की गई हैं स्पेडेक्स मिशन के तहत। एक तो आपने देखा कि भाई लोबिया के बीजों को अंकुरित कराने की पहल की गई, ठीक है, ये पोयम 4 के थ्रू भेजा गया था क्रॉप्स मॉड्यूल। इसके अलावा पालक की कोशिकाओं के विकास का अध्ययन भी इसके तहत किया गया। इसके अलावा PSLV C60 के द्वारा भेजे गए पोयम 4 मॉड्यूल पर पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म के सफल संचालन की महत्वपूर्ण उपलब्धि भी इसरो को इस मिशन में प्राप्त हुई है। तो याद रखिएगा पोयम 4 मॉड्यूल पर पहली अंतरिक्ष रोबोटिक आर्म, ठीक है, इसका सफल संचालन भी ये PSLV C60 के द्वारा जो पोयम 4 मॉड्यूल भेजा गया है यानी स्पेडेक्स मिशन के तहत वो भी सफल हुआ है। तो ये आपको याद रखना है।
पोयम 4 के साथ भेजी गई भारत की पहली स्पेस रोबोटिक आर्म जिसे RRMTD यानी रीलोकेटेबल रोबोटिक मैनिपुलेटर टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर कहा गया है। ठीक है, इसने सफलतापूर्वक अनेक कार्य पोयम 4 पर किए हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो पोयम 4 मॉड्यूल है ये PSLV C60 के तहत भेजा गया। इसरो के प्रायोगिक मिशन पोयम 4 4 अप्रैल 2025 को सफलतापूर्वक पृथ्वी के वायुमंडल में हिंद महासागर क्षेत्र में पुनः प्रवेश किया। ठीक है, तो ये 4 अप्रैल 2025 को हिंद महासागर क्षेत्र में दोबारा वापस आ गया था। अगला है सुनीता विलियम्स की ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर सफल वापसी हुई है। कैसे हुई है? ड्रैगन कैप्सूल से हुई है। ठीक है, ड्रैगन कैप्सूल से धरती पर सफल वापसी हुई है, ये क्वेश्चन आरओ में अभी पूछा गया था। तो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 9 महीने, ठीक है, 9 महीने के प्रवास के बाद वापसी कब हुई है? 19 मार्च 2025 को। याद रखिएगा, 9 महीने के प्रवास के बाद 19 मार्च 2025 को वापसी हुई है। एलन मस्क की कंपनी है स्पेसएक्स, इसका ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 क्या है? ड्रैगन कैप्सूल क्रू 9 जो कि स्पेसएक्स का है। सुनीता विलियम्स सहित 4 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ फ्लोरिडा के समुद्र में लैंड हुआ। फिर कौन कौन था वहाँ पर? एक तो सुनीता विलियम्स ही थी, दूसरे वुच विलमोर थे, ठीक है, और क्रू 9 के 2 अंतरिक्ष यात्री थे, निक हेग जो कि अमेरिका और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव ये भी इसमें शामिल थे। कुल मिला के इतना याद रखना है, किससे वापस आई थी, कितने दिन बाद वापस आई थी और कब वापस आई थी। मतलब 19 मार्च 2025 को वापस आई, क्रू 9 मिशन के अंतर्गत आई, ठीक है, और 9 महीने के बाद आई हैं। बाकी इसमें 4 जन उनके साथ थे, एक तो खुद थी सुनीता विलियम्स, साथ ही बुच विलमोर थे, उसके अलावा निक हेग जो कि क्रू 9 के 2 अंतरिक्ष यात्री थे, और अलेक्जेंडर गोर्बुनोव। अगला है इसरो ने अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसको पढ़ चुके होंगे, ये लॉन्च भी हो चुका है। तो ये जो उन्नत 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है विक्रम 3201 और कल्पना 3201 के सफल विकास की घोषणा की है किसने? इसरो ने की है। तो ये जो विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है, ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर हैं 32 बिट के। ठीक है, 32 बिट के माइक्रो प्रोसेसर हैं दोनों, विक्रम 3201 और कल्पना 3201। अगर पूछ ले कि चर्चा में रहा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 है क्या, तो बता दीजिएगा कि ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। विक्रम 3201 पूर्णतः भारत में निर्मित पहला 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है जिसे प्रक्षेपण वाहनों में प्रयोग किया जाएगा। इसका विकास इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा चंडीगढ़ स्थित सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के सहयोग से किया गया है। विकास किसने किया है? इसरो का विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और उसके साथ ही चंडीगढ़ में स्थित है सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला। ठीक है, तो याद रखिएगा। उसके अलावा कल्पना 3201 अंतरिक्ष अनुप्रयोगों के लिए बहुमुखी प्रोसेसर है। यह एक 32 बिट स्पार्क V8 RISC माइक्रो प्रोसेसर है। इतना जानने की जरूरत है नहीं, बाकी इतना याद रखना कि दोनों एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, वैज्ञानिकों ने आकाशगंगा के चारों ओर आइंस्टीन रिंग की खोज की है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के यूक्लिड, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये जो यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन है ये किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है, इसने पृथ्वी से लगभग 590 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित एक आकाशगंगा NGC 6505 के चारों ओर एक आइंस्टीन रिंग की खोज की है। अब यहाँ पर देख लीजिए आइंस्टीन रिंग है क्या। वैसे तो ये क्वेश्चन अगर बने तो ये यूपीएससी के लिए बने, बाकी आपके लिए क्या बन सकता है? ये भाई यूक्लिड अंतरिक्ष दूरबीन किससे संबंधित है? तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है। बात कर लेते हैं आइंस्टीन रिंग है क्या। तो यह एक गोलाकार प्रकाश संरचना है। ठीक है, गोलाकार प्रकाश संरचना है जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है। ठीक है, आइंस्टीन रिंग क्या है? गोलाकार प्रकाश संरचना है जो गुरुत्वीय लेंसिंग के कारण बनती है। गुरुत्वीय लेंसिंग आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का एक उदाहरण है। ये जो गुरुत्वीय लेंसिंग हो जाती है, उदाहरण किसका है? सामान्य सापेक्षता सिद्धांत का। ये बेसिक में पूछा जाता है कि गुरुत्वीय लेंसिंग की प्रक्रिया किस मतलब सिद्धांत के अंतर्गत आती है, तो बता दीजिएगा सामान्य सापेक्षता सिद्धांत, जो कि किसका है? आइंस्टीन का है। जिसमें एक विशाल खगोली यानी गुरुत्वीय लेंसिंग में एक विशाल खगोली पिंड या आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण से किसी दूरस्थ वस्तु से आने वाला प्रकाश मुड़ जाता है और एक वलय रिंग का निर्माण करता है। ठीक है, पहली जो आइंस्टीन रिंग की खोज हुई थी वो कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अब अगर हम बात करें यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप, ये हमने देख लिया किसका है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का है। लॉन्च कब हुआ था? 2023 में लॉन्च हुआ था। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च कर पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर लैग्रेंजियन बिंदु 2 पर स्थापित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप किसका है? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का है। लॉन्च कब हुआ था? 2023 में। और कहाँ स्थित है? तो ये लैग्रेंजियन बिंदु 2 पर स्थित है। अगला है नासा के चंद्र मिशन लूनर ट्रेल ब्लेजर की चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग हुई है। तो पहले वन लाइनर से देख लो
कि ये जो लूनर ट्रेल ब्लेजर है ये क्या है, नासा का चंद्र मिशन है। किसका है, नासा का। और ये कहाँ उतरा है, तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की है इसने। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से चांद की सतह पर पानी की खोज के लिए, किसके लिए गया है, चांद की सतह पर पानी की खोज के लिए विशेष अंतरिक्ष यान को लॉन्च किया था। स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट की मदद से 26 फरवरी 2025 को लूनर ट्रेल ब्लेजर को अंतरिक्ष में भेजा गया है। कब भेजा गया है, 26 फरवरी 2025 को भेजा गया है। पिछली बार तारीखों से ही यूपीपीसीएस ने जो करंट था वो कठिन बना दिया था, तो थोड़ा सा याद रखना, याद हो जाए तो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूनर ट्रेल ब्लेजर, ठीक है, किसका है, नासा का चंद्र मिशन है। और कहाँ उतरा है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा है। फिर अगर हम बात करें किसका है, नासा का मिशन है, ठीक है। लॉन्च कब हुआ है, 26 फरवरी 2025 को। इससे ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, छोड़ भी सकते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक देख लीजिए कि मिशन में एथना नाम का एक मून लैंडर भी है। ये जो एथना है ये क्या है, एक मून लैंडर है, ठीक है। एथना नाम है इसका मून लैंडर का। किस मिशन में, लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन में है एक एथना नाम का मून लैंडर, बस इतना याद रखो। अगला है फायरफ्लाई के ब्लू घोस्ट मिशन की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हुई है, ठीक है। ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये किसका है, फायरफ्लाई का है। यहाँ पर आपको नासा मिलेगा, स्पेस एक्स मिलेगा, इसरो मिलेगा, या रॉस्कोमॉस मिल सकता है, ठीक है। मतलब जो रूस की अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जो भी हो मिल सकता है, लेकिन याद रखना ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है किसका है, फायरफ्लाई का है। एक अमेरिकी कंपनी है फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। कहाँ किया है इसने, चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। 2 मार्च 2025 को यह चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बन गया है, ठीक है। चांद पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन बना है। इससे पहले 2024 में निजी क्षेत्र की कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये एक प्राइवेट मिशन है, ठीक है। किसका है, फायरफ्लाई का। और ये चंद्रमा पर उतरने वाला दूसरा मिशन है। अगर हम पहले की बात करें तो पहला था ओडिसियस लैंडर जो कि 2024 में उतरा था। इस मिशन का उपनाम घोस्ट राइडर्स इन द स्काई, हो सकता है ब्लू घोस्ट पूछ ले, हो सकता है जो अका यानी ऑल्सो नोन एज घोस्ट राइडर्स इन द स्काई नाम से है वो पूछा जाए। तो ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ये 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित ज्वालामुखी संरचना मॉन्स लैट्रेल के पास उतरा। ब्लू घोस्ट के लैंडर का नाम क्या है, गोल्डन रखा गया है। अब यहाँ पर आपने देखा था, यहाँ पर जो था एथना नाम का मून लैंडर था, किसमें, लूनर ट्रेल ब्लेजर में, हो सकता है पूछ ले। और यहाँ पर जो ब्लू घोस्ट का लैंडर है इसका नाम रखा गया है गोल्डन, ठीक है, वो वांटेड वाला गोल्डन भाई। अगला क्या है, इसरो ने दुनिया का सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर का अनावरण किया है। ये जो दुनिया का कितना सबसे बड़ा 10 टन प्रणोदक मिक्सर है इसका अनावरण किसने किया है, इसरो ने किया है, बस इतना याद रखो, बाकी इसमें जानने की जरूरत है नहीं। अब ये जो फ्रैम 2 मिशन है, फ्रैम 2 मिशन है किसका, स्पेस एक्स का है, ठीक है। अब देख लेते हैं, स्पेस एक्स ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए फ्रैम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो ये पहला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन, उसका नाम क्या है, फ्रैम 2, ठीक है। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फॉल्कन 9 रॉकेट द्वारा 31 मार्च 2025 को प्रक्षेपित किया गया। तो ये जो फ्रैम 2 मिशन है कब गया है, 31 मार्च 2025 को प्रक्षेपित किया गया है, ठीक है। इस मिशन का उद्देश्य मानव अंतरिक्ष अनुसंधान को आगे बढ़ाना है, जिसमें 22 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। इससे ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत है नहीं। मिशन की कमान, ये जो फ्रैम 2 मिशन है इसकी कमान कौन किसके हाथों में है, तो चुन वांग के हाथों में है। याद रखना कि जो फ्रैम 2 मिशन है, ठीक है, स्पेस एक्स का, इसकी कमान किसके हाथ में है, मिशन की कमान चुन वांग के हाथों में है। फिर अगला है बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के लिए यूरोपा क्लिपर मिशन। तो नासा ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल में कैनेडी स्पेस सेंटर से स्पेस एक्स फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा 14 अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लियर अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो ये जो यूरोपा क्लिपर मिशन है, यहाँ पर आपको यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी भी दिखेगी ऑप्शन में कि भाई उसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि सेम नाम है तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ कि भाई यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और यूरोपा। तो याद रखना है यूरोपा क्लिपर मिशन, एक तो ये बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा के लिए है, और किसने किया है, नासा ने ये प्रक्षेपण किया है 14 अक्टूबर 2024 को। इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत है नहीं। अब देख लेते हैं डिफेंस में। तो डिफेंस में पहला टॉपिक है INS उदयगिरी और INS हिमगिरी, ये भारतीय नौसेना में शामिल हो गए हैं, ठीक है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में 26 अगस्त 2025 को
विशाखापत्तनम में 2 अत्याधुनिक युद्धपोत कहाँ पर किए गए हैं, कहाँ पर शामिल किए गए, विशाखापत्तनम में। ठीक है, विशाखापत्तनम में इनका अनावरण हुआ, ये आपको याद रखना है थोड़ा सा, कि विशाखापत्तनम में 2 अत्याधुनिक, ये क्या है, युद्धपोत हैं, INS उदयगिरी और INS हिमगिरी। ये दोनों क्या हैं, अत्याधुनिक युद्धपोत हैं। इन्हें भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल कर लिया गया है। दोनों युद्धपोत जो हैं ये पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर पश्चिमी बेड़े और पूर्वी बेड़े करके 2 टर्म आते हैं, तो आपको याद रखना है ये जो INS उदयगिरी है और INS हिमगिरी है ये पूर्वी बेड़े का हिस्सा बनेगा। INS उदयगिरी को मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, जबकि INS हिमगिरी का निर्माण कोलकाता के गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने किया है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि अगर हम INS उदयगिरी की बात करेंगे तो ये कहाँ है। ठीक है, उदयगिरी मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने बनाया है, और अगर हम INS हिमगिरी की बात करेंगे तो ये गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया है, जो कहाँ है, कोलकाता में। प्रोजेक्ट 17A के तहत बनी ये स्टील फ्रिगेट भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण और आत्मनिर्भर भारत का बेहतरीन उदाहरण है। तो एक चीज़ और याद रखनी है, ये जो प्रोजेक्ट 17A के तहत ये दोनों बनाए गए हैं, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, एक बार रिपीट कर देता हूँ, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, ठीक है, 26 अगस्त 2025 को विशाखापत्तनम में लॉन्च हुए। दोनों अत्याधुनिक पोत हैं। कहाँ शामिल किया गया, पूर्वी बेड़े में शामिल किया गया है। अगर हम INS उदयगिरी की बात करेंगे तो इसे बनाया है मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स ने, और अगर हम बात करेंगे INS हिमगिरी की तो इसे बनाया है कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, और ये दोनों जो युद्धपोत हैं प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं। अगर इनकी विशेषताओं की थोड़ी बात करें, ठीक है, तो ये दुश्मन के रडार और संचार संकेतों को जाम कर सकते हैं। दोनों नीलगिरी श्रेणी के युद्धपोत हैं जिन्हें नौसेना के डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखना है, INS उदयगिरी डिजाइन ब्यूरो का 1वां जहाज है और यह युद्धपोत 75% स्वदेशी सामग्री से बना हुआ है। ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं, जो है उसको रिवाइज कर दिया है। INS उदयगिरी और INS हिमगिरी डीजल और गैस टरबाइन से चलने वाली खास प्रणाली पर चलते हैं। ठीक है, डीजल और गैस टरबाइन पर चलते हैं, ये आपको याद रखना है, डीजल और गैस टरबाइन। ठीक है, इन युद्धपोतों में एडवांस सोनार सिस्टम लगाया गया है जो पानी के अंदर छिपी पनडुब्बियों और खतरों का पहले से पता लगाकर चेतावनी देता है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे एक यहाँ पर ये देख लीजिए कि दोनों युद्धपोतों में चफ रॉकेट लॉन्चर भी लगे हैं जो दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित कर उन्हें बेअसर करने का काम करता है। क्या है, चफ रॉकेट लॉन्चर, ये क्या करता है, दुश्मन की मिसाइलों को भ्रमित कर उन्हें बेअसर करने का काम करता है। अगली है एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS का सफल परीक्षण हुआ है। IADWS का सफल परीक्षण किया गया है। DRDO ने एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। कब किया है, 23 अगस्त 2025 को ओडिशा के समुद्री तट पर किया है। IADWS एक बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली है जिसमें सभी स्वदेशी त्वरित प्रतिक्रिया वाली सतह से हवा, ठीक है, यानी सरफेस टू एयर, सतह से हवा में मार करने में सक्षम मिसाइलें, उन्नत अति लघु दूरी वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलें और एक उच्च शक्ति सहित लेजर आधारित निर्देशित ऊर्जा हथियार शामिल है। इसके अलावा कुछ इसमें है नहीं। ठीक है, बस इतना ही था। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, कर लिया, कोई बात नहीं। आगे देख लेते हैं। तुर्की द्वारा गैर परमाणु बम गजैप का प्रदर्शन हुआ है। ये आपको याद रखना है कि ये जो गजैप है, ठीक है, गजैप क्या है, ये एक गैर परमाणु बम है। क्या है, गैर परमाणु बम है। ये आपको याद रखना होगा कि गजैप एक गैर परमाणु बम है जिससे विकसित किया है तुर्की ने। ठीक है, तो तुर्की ने इस्तांबुल में 26-27 जुलाई के बीच में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेले में अपना सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैप का अनावरण किया है। अब यहाँ पर एक फैक्ट और था कि ये जो 17वां अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला हुआ है, ठीक है, 17वां अंतर्राष्ट्रीय रक्षा उद्योग मेला हुआ है, ये 26 से 27 जुलाई को कहाँ हुआ है, तुर्की के इस्तांबुल में। ठीक है, तो वहाँ पर तुर्की ने गजैप यानी गैर परमाणु बम का अनावरण किया है। यह बम 970 किलोग्राम वजनी है, जिसे अब तक का सबसे घातक पारंपरिक हथियारों में से एक माना जा रहा है। कभी कभी हो सकता, पिछली बार जैसे एक वजन पूछ लिया था तो हो सकता है पूछ ले, तो याद रखिएगा ये जो गजैप है ये 970 किलोग्राम वजनी है, जो कि एक गैर परमाणु बम है जिसे विकसित किया है तुर्की ने। INS निस्तार नौसेना में शामिल हो गया है। क्या है, INS निस्तार है। तो स्वदेश निर्मित पहले गोताखोरी सहायता पोत। अब यहाँ पर याद रखना, ये जो INS निस्तार है ये क्या है, गोताखोरी सहायता पोत है। 18 जुलाई 2025 को नौसेना में कमीशन किया गया है।
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित यह युद्धपोत 8 जुलाई 2025 को नौसेना को सौंपा गया था। तो पहले यहाँ पर देख लो, आईएनएस निस्तार की बात की जा रही है, ठीक है। आईएनएस निस्तार की अगर हम बात करें तो ये क्या है, एक गोताखोरी सहायता पोत है, जिसे विकसित किसने किया है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे विकसित किया है। यहाँ पर मझगांव भी दिखेगा आपको, गार्डन रीच भी दिखेगा, तो याद रखना है आपने कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने विकसित किया है पहला गोताखोरी सहायता पोत, जिसका नाम क्या है, आईएनएस निस्तार। गहरे पानी में बचाव कार्य करने वाली पनडुब्बियों के लिए मदरशिप अर्थात मुख्य जहाज के रूप में भी ये कार्य करेगा। अगला है गश्ती पोत अटल का जलावतरण किया गया है। अब यहाँ से पहले देख लो कि अटल क्या है, ये गश्ती पोत है। आपने पेट्रोलिंग सुना होगा कि भाई जो जिले के या नगर के चारों ओर क्या हो रही है, पेट्रोलिंग, जो पुलिस अपनी गाड़ी वाड़ी पे बैठ के पेट्रोलिंग करती है, गश्ती करती है ना। तो वही हो गया, जैसे बॉर्डर पे करते रहते हैं बीएसएफ के जवान, तो उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग, है ना। तो भारत ने अपनी तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी क्षमताओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के नवीनतम तेज गश्ती पोत अटल का 29 जुलाई 2025 को जलावतरण किया है। तो ये जो गश्ती पोत अटल है, इसको बनाया किसने है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा वास्को डिगामा में निर्मित किया गया है और 8 अत्याधुनिक FPV यानी फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला में ये छठा पोत है, ठीक है। ये छठे नंबर का पोत है, याद रखना 8 बनाने हैं, 8वें में ये छठा है गश्ती पोत अटल, जिसका निर्माण किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। फिर आगे देख लेते हैं। अगला है समुद्र प्रचेत का जलावतरण किया गया है। रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक इकाई गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक बल के लिए दूसरे स्वदेशी डिजाइन वाले प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का 23 जुलाई 2025 को जलावतरण किया गया। अभी आपने देखा था गश्ती पोत अटल, जो भी वो भी गोवा मतलब शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। अब आ गया समुद्र प्रचेत। अब ये समुद्र प्रचेत है क्या, ये एक प्रदूषण नियंत्रण पोत है, ठीक है, PCV यानी पॉल्यूशन कंट्रोल व्हीकल, ठीक है, PCV है समुद्र प्रचेत। और अगर हम बात करें किसने बनाया, तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे बनाया है, बस इतना याद रखना। यह पोत भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ में तेल रिसाव की स्थिति में निपटने की क्षमताओं को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सिंपल सी बात है, प्रदूषण नियंत्रण पोत है, तो प्रदूषण को जो चीज़ें नियंत्रित कर सकती हैं वो सारी चीज़ें ये पोत करेगा। अब अगर आगे देखें, आगे है स्वदेशी पोत इच्छक। ये भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना को 14 अगस्त 2025 को एक और शक्तिशाली हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, ये क्या है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत, इसका नाम क्या है, इच्छक, ये सौंपा गया है। भारतीय नौसेना का युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है, जो कि 102वां जहाज है। और अगर हम बात करें स्वदेशी पोत इच्छक, जो कि क्या है, एक हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत है, इसका निर्माण किया है कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा, ठीक है। यह सर्वे वेसल लॉर्ड श्रृंखला का तीसरा पोत है। इस श्रेणी का जो पहला जहाज है INS संधायक था, जिसको 3 फरवरी 2024 को, और दूसरा जहाज था INS निर्देशक, ये 18 दिसंबर 2024 को कमीशन किया गया था, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य तटीय और गहरे समुद्री क्षेत्रों का विस्तृत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। तो याद रखिएगा, इसके तहत 4 बनेंगे, ठीक है। ये जो मिशन है सर्वे वेसल लॉर्ड का श्रृंखला का तीसरा पोत है, इसमें 4 बनने हैं, 3 बन चुके हैं, INS संध्याक बन चुका है, संधायक, ठीक है, INS निर्देशक बन चुका है, और अभी बन गया है INS इच्छक। तो ये आपको याद रखना है। अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अपनी सामरिक सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए भारत ने 20 अगस्त 2025 को 5000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया है। तो एक तो याद रखना, अग्नि 5 की रेंज कितनी है, 5000 किलोमीटर है, ठीक है। और ये क्या है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1 ये 1000 किलोग्राम का पेलोड ले जा सकती है, ये बात की गई है। और अग्नि 5 एक 3 चरण वाली, ठीक है, 3rd स्टेज वाली ठोस ईंधन से संचालित होने वाली मिसाइल है। 3 चरण वाली है और ठोस ईंधन से संचालित होने वाली मिसाइल है अग्नि 5। अगर हम रेंज की बात करें तो कितनी है, 5000, और यहाँ पर था कि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है INS तमाल, ये भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा INS तमाल को 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राद में कमीशन किया गया। यह एक अत्याधुनिक स्टील्थ मल्टी रोल फ्रिगेट है और भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है। तो ये याद रखना कि भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत कौन सा है, INS तमाल है, जो कहाँ से आया है, रूस से आया है, ठीक है, कहाँ से आया है, रूस से आया है। ये आपके लिए जरूरी हो जाएगा, 1 जुलाई 2025 का करंट है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, INS तमाल जो कि रूस से आया है और भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित युद्धपोत है।
आईएनएस तमाल रूस के यांतार शिपयार्ड में निर्मित किया गया है। अब यहाँ पर आईएनएस तमाल लिखा होगा, नीचे भाई गोवा दे देंगे, हिंदुस्तान दे देंगे, मझगांव दे देंगे, गार्डर रीच दे देंगे और यांतार भी दे सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि यांतार शिपयार्ड में निर्मित किया गया है। फिर आगे देख लेते हैं। आईएनएस तमाल जो है ये भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। अभी आपने देखा था पूर्वी बेड़े वाला आईएनएस उदयगिरी और हिमगिरी वाला, ठीक है, वो पूर्वी बेड़े में शामिल हुए थे। ये है आईएनएस तमाल जो कि भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े में शामिल होगा। अगला टॉपिक है आईएनएसवी कौंडिन्य नौसेना में शामिल हो गया है, ठीक है। तो भारतीय नौसेना में 21 मई 2025 को प्राचीन सिले पोत आईएनएसवी कौंडिन्य को शामिल किया गया है। इसे बनाने में नारियल के रेशों वाली रस्सी और लकड़ी का प्रयोग किया गया है। तो इसकी खासियत क्या है आईएनएसवी कौंडिन्य की, कि इसे नारियल के रेशों वाली रस्सी और लकड़ी का प्रयोग करके बनाया गया है। नौसेना ने इसके निर्माण के लिए आईआईटी मद्रास के समुद्र इंजीनियरिंग विभाग का सहयोग लिया है। फिर आगे देख लेते हैं। कौंडिन्य क्या थे? एक महान भारतीय नाविक थे। इन्होंने हिंद महासागर को पार करके दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की थी, तो इन्हीं के नाम पे ये रखा गया है। फिर नौसेना के नौवहन पोत के रूप में शामिल कौंडिन्य का बेस कारवार कर्नाटक में स्थित होगा। यह पोत अगले चरण में प्रवेश करेगा और इसमें गुजरात से ओमान तक पोत की पहली समुद्री यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। आप तैयारी करो, हमें इससे लेना देना है नहीं। बाकी आपको याद रखना है ये जो कौंडिन्य है इसे नारियल के रेशों वाली रस्सी और लकड़ी का प्रयोग करके बनाया गया है, ठीक है। फिर अगला है मानव रहित हवाई वाहन यूएवी रुद्रास्त्र का सफल परीक्षण हुआ है। आपने रुद्रास्त्र में एक पढ़ा होगा, अभी पहली मालगाड़ी जो 4.5 किलोमीटर लंबी है उसका भी अनावरण किया गया है, तो वो भी थी। और दूसरा है रुद्रास्त्र जो कि एक यूएवी है, यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ठीक है, मानव रहित हवाई वाहन, ठीक है। तो याद रखना है रुद्रास्त्र जैसा वहाँ पे दिया हो, आपको याद रखना है कि ये एक मालगाड़ी भी है 4.5 किलोमीटर लंबी और ये एक यूएवी है यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल भी है। तो भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग वीटीओएल मानव रहित हवाई वाहन यानी यूएवी रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। किसने किया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड यानी एसडीएएल के द्वारा किया गया है। बस इतना याद रखो। इसकी कुल सीमा लगभग 1.5 घंटे की उड़ान सीमा के साथ रेंज 170 किलोमीटर से अधिक थी, ठीक है। आगे देख लेते हैं। फास्ट पेट्रोल वेसल अचल का जलावतरण किया गया है, यानी फास्ट पेट्रोल यानी वहीं आपने जो देखा था गश्ती वाला, ठीक है, अटल देखा था आपने ना, ऐसे ही है अचल। तो फास्ट पेट्रोल वेसल अचल का जलावतरण हुआ है। 16 जून 2025 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किए जा रहे 8 जहाज़ों की श्रृंखला के 5वें फास्ट पेट्रोल वेसल अचल का गोवा में जलावतरण किया गया है। तो आपको वहाँ पर आपने देखा था कि ये जो गश्ती पोत बनाए जा रहे हैं 8 बनाए जा रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने 5वां भी देख लिया अचल और उससे पहले 6वां देखा था जिसका नाम था अटल। अब ये बना कौन रहा है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं, ठीक है। अगला है स्वदेशी ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण हुआ है। तो डीआरडीओ ने स्वदेश विकसित लंबी दूरी के ग्लाइड बम, अब ये गौरव क्या है? स्वदेश विकसित लंबी दूरी का, ठीक है, लंबी दूरी का ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण 8 से 10 अप्रैल 2025 को युद्धक विमान सुखोई 30 MKI से किए गए। इतना याद रखो कि गौरव है क्या? तो एक लंबी दूरी का ग्लाइड बम है। और अगर हम वजन की बात करें तो 1000 किलोग्राम वजन है, ठीक है। इसका वजन कितना है? 1000 किलोग्राम। ग्लाइड बम होता क्या है? तो किसी उड़ते हुए विमान से छोड़े गए बम को कहा जाता है ग्लाइड बम, ठीक है। किसी उड़ते हुए विमान से जो बम छोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? ग्लाइड बम कहते हैं। यह बम लक्ष्य के ठीक ऊपर की बजाय उससे कुछ दूरी पर छोड़ा जाता है, जिससे यह एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम की नज़रों से ओझल रहता है। मतलब जो एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम होता है उस पर ये नहीं आ पाता है और ये जो अपना काम है वो तमाम कर देता है जहाँ पर इसको गिरना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। इन बमों को जीपीएस के जरिए प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है भारत का पहला स्वदेशी एंटी सबमरीन अरनाला, ये नौसेना में शामिल हो गया है। तो पहले यहाँ से देख लो कि भाई ये अरनाला है क्या। अरनाला यहाँ पर लिखा है एंटी सबमरीन है, ठीक है, सबमरीन है अरनाला। तो देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है। देश का पहला एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट आईएनएस अरनाला 18 जून 2025 को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें तो आईएनएस अरनाला समुद्र के उथले पानी में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, खोज व बचाव कार्यों और कम तीव्रता वाले समुद्री संचालन के लिए डिजाइन किया गया है। इसके नौसेना के बेड़े में शामिल होने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की जो समुद्री शक्ति है वो बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है।
महाराष्ट्र के वसई स्थित ऐतिहासिक अर्नाला किले के नाम पर बना यह युद्धपोत भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को दर्शाता है। विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान की उपस्थिति में आईएनएस अर्नाला को नौसेना में शामिल किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि यह माइन बिछाने की उन्नत क्षमता से युक्त है। ठीक है, आईएनएस अर्नाला क्या है? एंटी सबमरीन है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, एल&टी, महिंद्रा डिफेंस और MEIL सहित प्रमुख भारतीय रक्षा फर्मों की उन्नत प्रणालियां शामिल हैं। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित यह जहाज पुराने हो चुके अभय श्रेणी के कोरवेट की जगह लेंगे। तो ये आपको याद रखना है कि ये जो एंटी सबमरीन अर्नाला है, इसका निर्माण किसने किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर और उसके साथ ही कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, यानी दो लोगों ने मिलकर ये जो एंटी सबमरीन अर्नाला है उसका निर्माण किया है। फिर अगला है VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR से स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज, ठीक है, क्या है? शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू एयर है, यानी सतह से हवा में जाने वाली ये मिसाइल है VLSRSAM। ठीक है, इसका जो परीक्षण हुआ है ओडिशा के चांदीपुर में हुआ और किसने किया है? DRDO ने किया है। यह मिसाइल दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आती है और क्षण भर में ही दुश्मन के किसी भी हवाई खतरे को नष्ट कर सकती है। इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है 30 किलोमीटर तक है। ठीक है, 30 किलोमीटर तक है और 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। मारक क्षमता 30 किलोमीटर तक, मतलब 30 किलोमीटर की दूरी पर ये लक्ष्य को टारगेट कर सकती है और जो हाइट रहेगी मैक्सिमम वो 12 किलोमीटर की रहेगी। वजन 154 किलोग्राम वजन छोड़ दो। ठीक है, इस मिसाइल का निर्माण DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL द्वारा किया गया है। तो ये जो VLSRSAM मिसाइल है, याद रखिएगा क्या है? ये एक सरफेस टू एयर मिसाइल है। ठीक है, यानी सतह से हवा वाली मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है। रेंज कितनी है? 30 किलोमीटर तक, हाइट 12 किलोमीटर तक उड़ सकती है। निर्माण किया है DRDO प्लस BDL यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। अगला है स्वदेशी युद्धपोत सूरत व नीलगिरी तथा पनडुब्बी वाक्सीर नौसेना में शामिल हो गई है। तो स्वदेशी युद्धपोत हैं सूरत और नीलगिरी, क्या है? ये स्वदेशी युद्धपोत हैं। और अगर हम वाक्सीर की बात करें तो ये क्या है? पनडुब्बी है। देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी 2025 को मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में स्वदेशी तकनीक से निर्मित अत्याधुनिक युद्धपोत सूरत और नीलगिरी के साथ पनडुब्बी वाक्सीर को एक साथ नौसेना में कमीशन किया है। ठीक है, भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित इन दोनों युद्धपोतों, यानी ये जो सूरत और नीलगिरी हैं, इनका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा निर्माण किया गया है। ठीक है, नौसेना में शामिल किए गए इन तीनों बैटलशिप में INS नीलगिरी एक फ्रिगेट है, जबकि INS सूरत अत्याधुनिक विध्वंसक यानी डिस्ट्रॉयर है। INS वाक्सीर आधुनिक हथियार प्रणालियों से सुसज्जित P-75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है। क्या है? प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी है INS वाक्सीर। आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। ठीक है, वेला, करंज वगैरह। आगे है कि नौसेना में शामिल किया गया INS नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत बनाए जा रहे स्टील्थ फ्रिगेट क्लास के, ये 7 लिखा है जबकि क्या है? 7। ठीक है, प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत 7 फ्रिगेट्स बनने हैं, उनमें से ये पहला है INS नीलगिरी। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि प्रोजेक्ट 17A के तहत जो 7 फ्रिगेट्स बनाए जाएंगे उसमें से 4 बनाएगा मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और 3 बनाएगा गार्डन रिच शिप बिल्डर्स। ठीक है, तो ये आपको और याद रखना है। वहीं INS सूरत प्रोजेक्ट 15B स्टील्थ डिस्ट्रॉयर क्लास का चौथा और अंतिम जहाज है। अब प्रोजेक्ट 15B के तहत जो 4 जहाज बने हैं उनमें से पहला था INS विशाखापत्तनम, INS मोरमागोवो, INS इम्फाल और अब क्या आ गया है? INS सूरत आ गया है। ठीक है, आगे क्या है कि ये जहाज अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों व एडवांस्ड हथियारों व सिस्टम से लैस हैं। INS सूरत 7400 टन विस्थापन क्षमता वाला 164 मीटर लंबा एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक होने के कारण एक शक्तिशाली युद्धपोत है जो सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों, जहाज रोधी मिसाइलों व टारपीडो सहित अत्याधुनिक हथियारों से सुसज्जित है। फिर कलवरी क्लास की पनडुब्बी INS वाक्सीर अत्याधुनिक एवं अति शक्तिशाली पनडुब्बी है। वाक्सीर क्या है? अति शक्तिशाली पनडुब्बी है। इस श्रेणी की जो 5 अन्य पनडुब्बियां थी INS कलवरी, खांडेरी, करंज, वेला, वागीर और इसके अलावा जो छठी है वो अब कौन है? INS वाक्सीर है। ठीक है, ये सारी क्या है? पनडुब्बियां थी। अगला है पहली स्वदेशी NASM SR यानी स्वदेशी नेवल एंटी शिप मिसाइल SR का सफल परीक्षण
25 फरवरी 2025 को किया गया है। कहाँ पर? उड़ीसा के चांदीपुर में। ठीक है, अब क्या है, यह परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के संयुक्त प्रयास से चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में किया गया है। NASM-SR पूरी तरीके से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली है जो दुश्मन के युद्धपोतों को निशाना बनाने के लिए बनाई गई है। यह मिसाइल उड़ान के दौरान रीटारगेटिंग की क्षमता रखती है, ये आपको याद रखना है। NASM-SR, ठीक है। यहाँ पर आपने अभी पढ़ा था VL, इसके बारे में VLSRSAM, ये भी एक मिसाइल प्रणाली है। तो हो सकता है इसमें पूछ लें कि भाई ये वाली जो है ये रीटारगेटिंग की क्षमता रखती है, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो रीटारगेटिंग की क्षमता रखती है वो कौन सी है? नेवल एंटी शिप मिसाइल, ठीक है। नेवल एंटी शिप मिसाइल यानी NASM-SR, ये रखती है रीटारगेटिंग की क्षमता, यानी उड़ रही है और ये क्या है कि पहले इसको मान लो यहाँ पर टारगेट किया गया तो ये बाद में रीटारगेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हुआ रीटारगेटिंग की क्षमता रखती है NASM-SR, और यह पायलट को लाइव इमेज भी भेजती है। इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर तकनीक पर आधारित यह लक्ष्य को सटीक पहचानने और अंतिम चरण में दिशा निर्देशित करने में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हो गया NASM-SR के बारे में। अगला टॉपिक है पोत उत्कर्ष का जलावतरण हुआ है। तो निजी क्षेत्र की कंपनी है L&T यानी लार्सन एंड टर्बो नौसेना के लिए निर्माणाधीन बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष का, ये जो उत्कर्ष है ये क्या है? मल्टीपर्पज वेसल है। ठीक है, MPV उत्कर्ष, इसका जलावतरण 13 जनवरी 2025 होगा। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गलत लिख दिया है, 13 जनवरी 2025, 13 जनवरी 2025 को इसका जलावतरण किया गया है। याद रखना कहाँ पर किया गया है? कट्टुपल्ली, चेन्नई में किया गया है। ठीक है, और इसका निर्माण किसने किया है? तो L&T यानी लार्सन एंड टर्बो ने इसका निर्माण किया है। इस श्रृंखला के पहले बहुउद्देशीय पोत समर्थक का जलावतरण 3 माह पहले ही किया गया था, यानी अक्टूबर में किया गया था समर्थक का जलावतरण, और अभी फिलहाल जनवरी में पोत उत्कर्ष का जलावतरण किया गया है। फिर है युद्धपोत तवस्या का जलावतरण हुआ है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 1135.6 के तलवार श्रेणी के युद्धपोत फ्रिगेट तवस्या, अब ये जो तवस्या ये क्या है? युद्धपोत है। ठीक है, 22 मार्च 2025 को इसे लॉन्च किया गया है। ये जो तवस्या आया है कब आया है? 22 मार्च 2025 को इसका जलावतरण किया गया है। किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा निर्माण किया गया है। तवस्या नाम महाभारत के महान योद्धा हैं भीम, इनकी गदा से प्रेरित है। इस परियोजना के तहत 2 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध 25 जनवरी 2021 को किया गया था। पहला जो युद्धपोत था वो त्रिपुत है, और अब दूसरा जो आ गया है वो कौन सा है? तवस्या। ठीक है, अगला है भारतीय सेना में रोबोटिक डॉग्स म्यूल। भारतीय थल सेना ने, किसने? थल सेना ने पहली बार रोबोटिक कुत्तों की यूनिट शामिल की है। क्या है? रोबोटिक कुत्ते। ठीक है, ये रोबोडॉग्स जिन्हें संजय नाम दिया गया है। तो याद रखिएगा संजय क्या है? रोबोडॉग्स है। म्यूल यानी मल्टी यूटिलिटी लेग्ड इक्विपमेंट है। ठीक है, म्यूल है। ये छोटे हथियारों से लैस है तथा दुश्मन की उपस्थिति भांपकर तुरंत हमला करने में सक्षम है। तो ये आपको याद रखना है। इनकी पेलोड क्षमता 12 किलोग्राम है। 360 डिग्री कैमरों व रडार युक्त म्यूल दुश्मन का पता लगाकर पल भर में मार गिराने में सक्षम है। इन्हें आसानी से रिमोट कंट्रोल द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है और एक बार चार्ज करके 16 से 20 घंटे तक इनका उपयोग किया जा सकता है। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी इनसे काम लिया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, अच्छी खासियत है कि -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी इनसे काम लिया जा सकता है। चीन, अमेरिका, यूक्रेन व इजराइल द्वारा इस तरह के रोबोटिक डॉग्स के परीक्षण किए जा रहे हैं। ठीक है, 15 जनवरी 2025 को सेना दिवस पर पुणे में हाई परेड में पहली बार म्यूल यूनिट्स का प्रदर्शन किया गया। बाद में 26 जनवरी 2025 को कोलकाता में गणतंत्र दिवस परेड में भी सेना ने इनके कर्तव्यों का प्रदर्शन किया है। तो आपको याद रखना है कि ये जो रोबो डॉग्स हैं इनका नाम क्या रखा गया है? संजय। ठीक है, फिर है स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल। ये क्या है? एंटी टैंक मिसाइल नाग MK2 का सफल परीक्षण। तो DRDO ने स्वदेशी तीसरी पीढ़ी की, ये जो नाग MK2 है ये क्या है? 3G यानी थर्ड जनरेशन मिसाइल है। यहाँ पर 4G दे सकते हैं यानी 4th जनरेशन दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो नाग MK2 है ये क्या है? 3G मिसाइल है। ठीक है, एंटी टैंक फायर एंड फगेट गाइडेड मिसाइल यानी दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर ये काम करती है। और इसका जो परीक्षण हुआ है वो कहाँ हुआ है? राजस्थान के पोखरण में किया गया है। अब आपने ये थोड़ा ध्यान रखना है कि बाकी सारी चीज़ों का मिसाइल आपने देखा, अभी एक NASM देखी, VLSRSAM देखी, तो इन दोनों का जो हुआ था परीक्षण वो कहाँ हुआ? चांदीपुर में। ठीक है, उड़ीसा के चांदीपुर में। अब आ गई ये नाग MK2, हो सकता है ऑप्शन में दे दें, तो आपको याद रखना है इसका परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया है और ये दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पे काम करती है। भारतीय नौसेना ने बार्ज LSAM, ये यहाँ पर गलत छप गया है। ठीक है, ये 11 है, LSAM 11 का शुभारंभ किया है। तो भारतीय नौसेना ने 14 फरवरी 2025 को अपने 8वें मिसाइल कम एम्यूनेशन MCA बार्ज LSAM 11 का शुभारंभ किया है। यह महत्वपूर्ण आयोजन मीरा भाईंदर, अब ये जो मीरा भाईंदर कहाँ है? ये है महाराष्ट्र में। यहाँ पर
स्थित सीकॉन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के लॉन्च स्थल पर संपन्न हुआ। ठीक है, काम की बात क्या है वो हम आगे देखेंगे। ये जो बार्ज होते हैं, इनका मुख्य कार्य गोला बारूद और अन्य महत्वपूर्ण आपूर्ति को भारतीय नौसेना के जहाज़ों और बाहरी बंदरगाहों तक पहुंचाना है। ठीक है, ये जो आपूर्ति है वो सप्लाई चेन को मतलब ये दुरुस्त करते हैं। यह लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस लॉन्च से पहले जो आपने देखा अभी 7 अन्य MCA बार्ज पहले से ही तैनात किए जा चुके हैं, तो 11 बनने हैं, उसमें से 8वां जो है, ठीक है, वो शुभारंभ किया गया है। कहाँ पर? मीरा भाईंदर महाराष्ट्र में स्थित वहाँ पर। फिर MCA बार्ज LSAM 11 सहित रक्षा मंत्रालय और सीकॉन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के बीच 19 फरवरी 2021 को किए गए अनुबंध के तहत ये निर्मित किए गए हैं MCA बार्ज। फिर आगे देखें, पनडुब्बी S4 का जलावतरण हुआ है। भारत की चौथी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, अब याद रखिएगा ये जो कौन सी है? चौथी परमाणु संचालित, किससे? परमाणु संचालित है बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी S4, जिसका नाम क्या है? अरिदमन दिया गया है। S4 जिसका नाम क्या है? अरिदमन। ठीक है, ये क्या है? परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है। इसे विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में इसका जलावतरण किया गया है। यह पनडुब्बी पहली INS अरिहंत की तुलना में बड़ी और अधिक सक्षम है। ठीक है, अगला है बहुउद्देशीय पोत समर्थक, जो हमने अभी ऊपर देखा था। यहाँ पर आपने देखा था ना बहुउद्देशीय पोत, ये उत्कर्ष। ठीक है, उत्कर्ष देखा था और इसमें बताया गया था कि 3 माह पहले समर्थक का जलावतरण हुआ है। तो ऐसे ही यहाँ पर है ये बहुउद्देशीय पोत समर्थक। इसे भी LNT शिपयार्ड यानी लार्सन एंड टर्बो के द्वारा निर्मित किया गया है और इसे LNT कट्टपल्ली में निर्मित 2 बहुउद्देशीय पोत परियोजनाओं में पहला पोत समर्थक है जिसका जलावतरण किया गया, और जो दूसरा पोत है उसका नाम था उत्कर्ष, जिसका 13 जनवरी 2025 को जलावतरण किया गया है। फिर है सर्वेक्षण पोत INS निर्देशक नौसेना में शामिल हो गया है। तो INS निर्देशक है क्या? सर्वेक्षण पोत है। भारतीय नौसेना ने अपने नवीनतम सर्वेक्षण पोत INS को, ठीक है, INS निर्देशक को 8 अक्टूबर 2024 को नौसेना में शामिल किया है। यह पोत गहरे जल के हाइड्रोग्राफिक मानचित्रण के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए हैं। फिर अगर हम बात करें, इसे गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स कोलकाता में निर्मित किया गया है। ठीक है, ये जो INS निर्देशक है ये किसने निर्मित किया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स के द्वारा निर्मित किया गया है। इस वर्ग का जो पहला पोत है INS संधायक, ये 3 फरवरी 2024 को कमीशन किया गया था। ठीक है, तो कुल मिला के जो साइंस, स्पेस टेक और डिफेंस टेक था वो सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। इस तरीके से आपका जो समसामयिकी का पार्ट था घटनासार का, वो सारा कवर हो चुका है। आप थोड़ा थोड़ा करके अगर आप देख रहे होंगे, 2-3 बार और देख लोगे तो सारी चीज़ें आपके दिमाग में एकदम सेट हो जानी है। ठीक है, तो बाकी पढ़ते रहिए। धन्यवाद।